Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Hopefully you all are safe and sound at your homes and enjoy your time. I'm Anam Shahzadi, your chemistry teacher. Today we will start third chapter of chemistry, first lecture. Okay. So third chapter name is that periodic table and the periodicity of properties. थर्ड चैप्टर का नेम है पीरियोडिक टेबल एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। अगर हम लोग अब बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की कि व्हाट इज़ अ पीरियोडिक टेबल और बिगनिंग इसकी किस तरीके से पीरियोडिक टेबल की बिगनिंग स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस चैप्टर्स से कुछ याद करवाना चाहूँगी। लाइक आपने एटम, एलिमेंट्स, इस तरह के वर्ड्स पढ़े होंगे, इनके बारे में भी आपने डिटेल से पढ़ा होगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं और इनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं। इन टर्म्स को हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। ओके, तो होपफुली आप इन टर्म्स से अच्छे तरीके से पहले से वाकिफ़ है। तो इन टर्म्स के डिस्कवरी के बाद क्वेश्चन अराइज़ हो रहा था कि जो एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं उनको कहाँ इस जगह पे एक जगह पे अरेंज किया जाए, कैसे उनको अरेंज किया जाए कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कहीं पे किसी एलिमेंट की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँ कि अब हर एलिमेंट में मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अगर एल्युमिनियम की ज़रूरत है, सोडियम की ज़रूरत है या हीलियम की, तो कौन से वाला एलिमेंट जो है वो हीलियम है, मैं कैसे उनको पहचानूँगी? उनकी शेप से, उनके कलर से, या उनकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी मुझे हेल्प आउट करे कि मैं उनको ईज़िली पहचान लूँ, ताकि मुझे टाइम जो कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो कम हो जाए और मुझे एट अ टाइम अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं विदिन सेकेंड अपने ज़रूरत के तहत उन एलिमेंट्स को यूज़ कर सकूँ। तो इस ज़रूरत के तहत in 19th century chemists do much effort, okay, to attempt a systematic manners in which elements were arranged, कि elements को एक ऐसे मैनर्स से अरेंज किया जाए कि अगर हमें किसी एलिमेंट की ज़रूरत हो तो एट अ टाइम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग उस एलिमेंट को यूज़ कर सकें। बट दीज एफर्ट्स रिजल्ट इन डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक लॉ। इन एफर्ट्स के नतीजे में साइंटिस्ट किस नतीजे पे पहुंचे कि उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ डिस्कवर किया जिसको हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल का नाम भी दिया। उसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि लाइक आप अपनी स्क्रीन पर ये कुछ पेंसिल्स देख रहे होंगे। इन पेंसिल्स के डिफरेंट कलर्स हैं। अगर इनकी अरेंजमेंट की बात की जाए तो इनको यहाँ पे कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया है कि कुछ सिमिलर कलर्स जो हैं उनको एक दूसरे के साथ अरेंज किया गया है, जो डिफरेंट हैं वो उनके बाद हैं। कोशिश ये की गई है कि अगर मुझे येलो कलर फॉर एग्जांपल चाहिए तो मुझे ऑटोमेटिकली ये येलो कलर्स के पास मुझे पता चले जाएगा कि अगर यहाँ पे कहीं पे भी येलो कलर है इस पेंसिल बॉक्स में तो वो इस येलो के पास ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे रेड चाहिए तो मुझे यहीं पे पता चल जाएगा कि इसका कलर रेड है, तो अगर रेड से कुछ मिलता-जुलता या प्योरली मुझे रेड चाहिए तो वो मुझे इसके करीब मिलेगा। इस वजह से मैंने इनको इस तरह अरेंज किया कि इनके कलर के अकॉर्डिंगली मैं विदिन सेकंड मालूम कर सकती हूँ कि रेड कलर के साथ अगर कोई भी थोड़े बहुत फ़र्क के साथ वहाँ पे प्रेजेंट है तो मैं इजीली वहाँ से उसको डिस्कवर कर सकती हूँ। इन्हीं जिस तरह इनको अरेंज किया गया है इसी तरह एलिमेंट्स को भी अरेंज किया गया और उनके अरेंजमेंट को कहा गया पीरियोडिक टेबल। ओके, सो व्हाट इज़ अ पीरियोडिक टेबल? एलिमेंट्स को अरेंज तो किया गया, ठीक है, सिस्टमेटिक मैनर से, दैट इज़ कॉल्ड द पीरियोडिक टेबल। तो अगर पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी कि इन 19th सेंचुरी केमिस्ट अरेंज एलिमेंट इन अ सिस्टमेटिक मैनर्स, के केमिस्ट जो थे उन्होंने एलिमेंट्स को एक इस तरीके से अरेंज किया कि वो एलिमेंट जो उस टाइम पर डिस्कवर थे, ठीक है, 19th सेंचुरी में जितने एलिमेंट डिस्कवर थे ये सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है अभी, उन्हीं को हम अरेंज करने की बात कर रहे हैं। द एलिमेंट नाउन एट दैट टाइम जो उस वक्त तक मालूम थे वर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेबल, कि उनको एक टेबल की फॉर्म में अरेंज कर दिया गया एंड दिस टेबल इज कॉल्ड द पीरियोडिक टेबल। ओके, और पीरियोडिक टेबल को अगर बात की जाए तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। ओके, द वर्टिकल कॉलम ऑफ द टेबल इज कॉल्ड ग्रुप्स, इस टेबल में जितने भी वर्टिकल कॉलम्स थे उनको नाम दे दिया गया ग्रुप्स का, और द हॉरिजॉन्टल लाइंस दैट इज कॉल्ड द पीरियड। ओके, अगर इसकी मैं शेप कुछ दिखाऊं, जो स्टार्टिंग टेबल था हमारे पास वो कुछ इस तरीके से जो था टेबल अरेंज किया गया कि उसमें ये आपको लेफ्ट टू राइट जो रोज नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये रोज 1 to 18 ये रोज होती हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रुप नंबर। ओके, इनको ग्रुप्स भी कहते हैं, ग्रुप नंबर भी, ये जो ऊपर यहाँ पे नंबरिंग दी गई है दैट इज कॉल्ड ग्रुप नंबर। और हॉरिजेंटल रोज में अगर आप देखें
टॉप टू बॉटम, दीज रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। और इन्हीं दो बिना पर पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया था, दो ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया था। बट स्टार्टिंग में पीरियोडिक टेबल किस तरीके था? सबसे पहले जिस बंदे ने पीरियोडिक टेबल की बुनियाद रखी, जो सबसे पहले जिसने बताया कि व्हाट इज़ अ पीरियोडिक टेबल एंड हाउ कुड इट अरेंज द एलिमेंट इन इटसेल्फ, कि वो अपनी अंदर किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज कर सकता है। तो क्वेश्चन अब ये राइज हुआ था कि चलो ये तो सोच लिया साइंटिस्ट ने कि उनको एक टेबल की फॉर्म में हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, बट टेबल का अब क्वेश्चन था कि टेबल कैसा बनाएं जिसमें उन एलिमेंट्स को अरेंज करें, क्योंकि उस टाइम तक बहुत से एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ हमें नहीं पता थी। हमें पता था तो सिर्फ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो डुबिनर जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि चलो मैं फर्स्ट ट्राई करता हूँ इनको अरेंज करने की। तो इन्होंने फर्स्ट स्टेप जो किया था, एक जर्मन केमिस्ट थे, ठीक है, अ जर्मन केमिस्ट डुबिनर ऑब्जर्व द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मासेस। तो डुबिनर ने जो फर्स्ट स्टेप उठाया, उसने प्रॉपर्टी कौन सी ली एलिमेंट्स की? एटॉमिक नंबर, कि मैं इनको इनके एटॉमिक नंबर की बिना पर अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। एटॉमिक नंबर की बिना पे कहते हैं मैं अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। और उसने जब एटॉमिक नंबर की बिना पर अरेंज किया तो उसकी इस प्रॉपर्टी को, उसके इस टेबल को ट्रेड का नाम दिया गया। अब ट्रेड्स का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसने ट्रेड्स का नाम इसलिए दिया गया था कि जितने भी एलिमेंट्स थे उनको, क्योंकि एट अ टाइम तो हर एलिमेंट को अरेंज नहीं किया जा सकता कि फॉर एकदम फर्स्ट ऑफ ऑल ही आप एकदम से अरेंज कर दो कि भी सारे एलिमेंट्स को आपको पता चल जाएगा किसको कहाँ रखना है। तो उसने कहा कि सबको एक साथ लेके चलने से बेटर है मैं तीन तीन एलिमेंट्स को लेके चलता हूँ और उनको अरेंज करता हूँ ग्रुप में। दैट्स वाई ट्रेड्स, उसके पीरियोडिक टेबल को नाम दिया गया ट्रेड्स का। इन दीज ग्रुप्स द सेंटर एंड मिडल एलिमेंट हैड एटॉमिक मास एवरेज ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। कोई समझ आया? चले थोड़ी सी एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं। ये आप नीचे एग्जांपल देखें कि ट्रेड ग्रुप्स की हम एग्जांपल देखें। तो यहाँ पर आप देखिए लास्ट वन एग्जांपल, ये आपकी बुक वाली एग्जांपल है एज इट इज़। कैल्शियम और बेरियम, इनका अगर एवरेज मास निकाला जाए, ओके, पहली बात तो इनको अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग टू एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग टू एटॉमिक मास इनको अरेंज किया गया है। लाइक कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, स्ट्रॉन्शियम का 88 है, 40 से ज़्यादा है, ठीक है, स्टेप वाइज नहीं लेकिन थोड़ा सा उससे ज़्यादा है। उसके बाद बेरियम की बात की जाए तो इसका एटॉमिक मास जो है वो स्ट्रॉन्शियम से ज़्यादा है। तो इन तीनों को किसकी बिना पर अरेंज किया गया है? इंक्रीजिंग टू देयर एटॉमिक मासेस, कि जिस तरह उनका एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा था उसी तरीके से इनको यहाँ पर अरेंज किया गया। तो इस अरेंजमेंट के बाद उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बनाऊँ कि आखिर इन तीनों को मैंने इस अरेंजमेंट में कैसे रखा है। तो यहाँ पे उसने एक और फॉर्मूला निकाला कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, ओके, यहाँ पे उसने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट जो है द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रॉन्शियम, ठीक है, इज द एवरेज मास ऑफ कैल्शियम और बेरियम, कि जो ये स्ट्रॉन्शियम है इसका मास एवरेज होता है इन दोनों के मैसेज के। वो किस तरीके से? लाइक 40 प्लस 137 हम करें, ठीक है, और उसको 2 पे डिवाइड करें तो ये एवरेज मास आता है 88.5, जो कि स्ट्रॉन्शियम का मास है। इसी तरीके से अगर ये एग्जांपल देखें तो यहाँ पे क्लोरीन और आयोडीन के मास को अगर हम लोग प्लस करें और उसका एवरेज निकालें तो एवरेज मास बराबर आता है ब्रोमीन के। इसी तरह लिथियम और पोटाशियम का है, इन दोनों के मासेस को अगर हम लोग प्लस करें और 2 पर डिवाइड करें, देन हमारे पास जो एवरेज मास आता है वो इक्वल है उसके सेंटर वाले मिडल में जो है चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर उसने अरेंज किया कि वन ट्रेड ग्रुप्स एग्जाम्पल इज द, ठीक है, मिडल इन दीज ग्रुप्स, सेंटर एंड मिडल, ठीक है। ये जो सेंटर है वो इन दोनों को एवरेज के प्लस करने के बाद यहाँ पर आता है। तो यही उसने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाने की बेसिक बुनियाद रखी थी कि मैं तीन तीन एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करूँगा, बट ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स कुड बी अरेंज इन दिस वे। जस्ट वो फ्यू ही चंद एलिमेंट्स को ही इस तरीके से अरेंज कर पाया। दैट्स वाई दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट गेट वाइड एक्सेप्ट यूजफुल, ठीक है, वाइडली यूजफुल फॉर अस। तो यहाँ पर अगर, लेकिन उसने कोशिश जो की थी वो काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। और इस कोशिश के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इसने जो उसके अकॉर्डिंगली पीरियोडिक टेबल की शेप बनती थी इन स्टार्ट, वो कुछ इस तरीके से थी कि ये वो तीन एलिमेंट्स हैं जिनको अरेंज किया गया है। अब 7 और 39 का एवरेज निकालेंगे तो वो 23 होगा। 40 और 137 का एवरेज निकालेंगे वो 88 के बराबर होगा, ओके। 35 और 127 का एवरेज निकालेंगे तो वो 80 के बराबर। तो उस टाइम तक सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे जिनको ड्यूबिनर ने अरेंज किया, और जो बाकी के एलिमेंट्स थे वो इस तरीके से अरेंज नहीं हो पा रहे थे।
इसी वजह से डुबिनर की ये क्लासिफिकेशन कुछ ज़्यादा जो है यूज़फुल साबित नहीं हुई हम लोगों के लिए। बट ओवरऑल अगर समरी की बात करें तो डुबिनर ने बेसिकली क्या काम किया था, डुबिनर ने 1817 में डुबिनर ने क्या किया था, ग्रुप्स विद द 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए थे, 3-3 एलिमेंट्स के, और इन ग्रुप्स में इनको अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू इंक्रीज देयर एटॉमिक मासेस, उनके एटॉमिक मासेस की बिना पर, लाइक लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। और यहाँ पर लिथियम और पोटाशियम का एवरेज मास निकालेंगे तो वो इक्वल होगा सोडियम के। बट ही कुड नॉट फाइंड ओनली few could not for all elements which discovered at that time, जो कि जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर थे वो उन सब के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकता था। तो इसी वजह से इसकी क्लासिफिकेशन वहाँ पे कुछ ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल साबित नहीं हुई थी। थैंक यू। ये आज का हम लोगों का लेक्चर था, ठीक है, जो एक स्टार्टिंग हम लोगों ने थर्ड चैप्टर की थोड़ी सी देखी है कि पीरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग कैसे हुई थी। होपफुली आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।